हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो में भी हम अपने टॉपिक मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने ये जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, इसके फर्स्ट मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को स्टडी करा था। इस वीडियो में हम सेकेंड मेथड को स्टडी करेंगे, जो है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये फर्स्ट मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल अलग मेथड है। इन दोनों ही मेथड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए अब हम सबसे पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होता क्या है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मेरे पास एक पर्सन है राहुल, ठीक है। राहुल के रिगार्डिंग मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। राहुल से अगर मैं पर्सनली जाकर मिलूँगी, उन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी मुझे आंसर्स चाहिए मैं उससे वो सब ले लूँगी, ठीक है। वो मेथड मेरा वहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर मैं राहुल के पास नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन मुझे अर्जेंट बेसिस पर उन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो मुझे राहुल से पूछने हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम वो पर्सन्स को ढूंढेंगे जो मुझे राहुल की जगह पर वो सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। कि राहुल से मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे, लेकिन राहुल से मैं उस टाइम पूछ नहीं पाई, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट क्रिएट करना हमारे लिए मुश्किल था। हमने उन पर्सन्स की हेल्प ली जो इन्फॉर्मेशन को पोजेस करते हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। उस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। In this method, data is not collected from the main person from whom information needs to be collected. जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट करना है, हमने उससे उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करा, ठीक है। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम दोज फ्रॉम whom we expect that they might possess the information. हमने इन्फॉर्मेशन को उन लोगों से कलेक्ट करा जिनसे हमें लगता है कि ये उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जानते हैं सब कुछ, ये हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और जिन पर्सन से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मेन पर्सन के अलावा जो भी पर्सन्स हमारे पास अवेलेबल होंगे जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन को लेने में हमारी हेल्प की, उन पर्सन्स को हम बोलते हैं विटनेस। ये जो मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जब ये रिक्वायरमेंट हो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक्सपर्ट्स के द्वारा मिले। हमें जो पर्सन्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, उस टाइम पर हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी टीचर है, ठीक है, उन्होंने आपको एक ड्यूटी प्रोवाइड करी कि आपने क्लास मॉनिटर से कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन क्लास मॉनिटर उस दिन एब्सेंट है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को उसी दिन कलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपने क्या करा, वो जो मॉनिटर था, आपने उसके फ्रेंड्स से या फिर जो उसके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करी कि आपको डाटा मिल जाए जो आप क्लास मॉनिटर से लेना चाहते थे। आपको वही डाटा, वही इन्फॉर्मेशन उस मॉनिटर के क्लासमेट्स या फिर उस क्लास के स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए आपने वो सभी डाटा उनसे जाकर कलेक्ट कर लिया। इस मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। आई होप अब आपको क्लियर होगा इस एग्जांपल से। यहाँ पर मैंने एक मॉनिटर की बात करी है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड की बात करते हैं, उस टाइम पर एक नहीं, बहुत ज़्यादा पर्सन्स को हम इंक्लूड करते हैं जिनके रिगार्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने टोटल 50 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं या फिर 50 पर्सन्स हैं, मैंने उनको इन्वेस्टिगेट करना है। अब मैंने
उनको एक एक कर से उन सबसे क्वेश्चनिंग नहीं करनी। मैं क्या करूँगी, उन पर्सन्स के रिगार्डिंग जो भी पर्सन मेरे पास अवेलेबल है, जो मुझे उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं उनसे जाकर हर तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लूँगी। इसी मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सूटेबिलिटी, कि ये जो मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ये किन सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अराइज होने पर हम इस अप्रोच को, ये जो मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। फॉर एग्जांपल मैंने टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना है। अगर मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करूँगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, एक एक स्टूडेंट से जाकर उस डाटा को कलेक्ट करना। मैं एक के पास जाऊंगी, उसके बाद दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, फिर पांचवें के पास, ऐसे करते करते मैंने 50 स्टूडेंट्स को एनालाइज करना है। उन सभी के क्वेश्चंस जो पूछने हैं उनसे, उनके जो आंसर्स नोट डाउन करने पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए उन 50 स्टूडेंट से पूछने की जगह जो भी पर्सन्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, जो भी उनके क्लासमेट्स या फिर और स्टूडेंट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, मैं उनसे उस डाटा को उनके रिगार्डिंग, उनके बिहाफ पर कलेक्ट कर लूँगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स। कई बार क्या होता है कि जिनसे हमने डाटा को कलेक्ट करना है उनके साथ हम कॉन्टैक्ट ही अपना क्रिएट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे वो बहुत दूर रहते हैं हमसे, उनसे बात नहीं हो पा रही है यहाँ, या फिर हम उनके पास नहीं जा सकते, वो हमारे पास यहाँ नहीं आ सकते। ऐसी कंडीशंस में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। थर्ड इसमें आता है व्हेन देयर इज़ अ चांस दैट थ्रू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वी गेट बायस्ड इन्फॉर्मेशन। बायस्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, उसमें एडिटिंग करी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने राहुल से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हो सकता है कि राहुल मुझे वो सारी बातें बताए जो बातें राहुल के फेवर में हो, वो मुझे कोई ऐसी बातें ना बताए या फिर जो उसको क्रिटिसाइज़ करे। यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास बायस्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी अगर मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करूँगी। इसीलिए हम इनडायरेक्ट को कई बार यूज़ करना इफ़ेक्टिव समझते हैं जब हमें ऐसा लगे कि जिस पर्सन से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है डायरेक्टली, वो हमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। उन कंडीशंस में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कई बार ये कंडीशन होती है इन्वेस्टिगेशन की, हमारे पास जो डाटा हो वो एक्सपर्ट्स के थ्रू हो, मींस जो पर्सन्स स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड में, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जिससे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसमें उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाए, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो हमारी इन्वेस्टिगेशन की। ये मेन 4 कंडीशंस हैं जहाँ पर ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है जो इनडायरेक्ट, वो सबसे ज़्यादा सूट करता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती हैं इनकी मेरिट्स। अब हर एक एस्पेक्ट की अपनी मेरिट्स हैं, अपनी डीमेरिट्स हैं। अब हमने यहाँ उनको स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास लार्ज कवरेज। मैंने पहले ही आपको बताया कि इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब हमें लगे कि हमारे पास टाइम कम है, या फिर जितना टाइम हमें चाहिए उस मेथड को अप्लाई करने के लिए उतना हमारे पास नहीं है, उस टाइम पर हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स के पास जाकर उन सभी से डाटा कलेक्ट करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैं इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करूँगी जिससे मुझे जल्दी सभी डाटा मिल जाए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लेस एक्सपेंसिव। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर्सन से हमने डाटा को कलेक्ट करना है वो बहुत दूर है हमसे, ठीक है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं होगी उसके ऊपर। जो पर्सन्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, जो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे कि जहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं या फिर वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन्हीं पर्सन्स को अप्रोच करेंगे कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसलिए ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है एक्सपर्ट्स ओपिनियन। मैंने आपको बताया कि कई बार रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टिगेशन की कि हमारे पास जो भी डाटा हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी बढ़ जाती है जब हम एक्सपर्ट्स को यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक्सपर्ट्स होंगे, इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो हाईली एक्यूरेट होगी और रिलायबिलिटी जो होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री फ्रॉम बायस। एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, वो तो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उनकी जॉब है, वो स्पेशलिस्ट हैं उसमें कि उन्होंने एक्यूरेट रिलायबल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। इसलिए यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो अनबायस्ड होगी, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी, एडिटिंग नहीं हुई होगी उस इन्फॉर्मेशन में। लास्ट पॉइंट इसमें आता है सिंपल। ये जो अप्रोच है ये बहुत ही इजी है, सिंपल टू यूज़ है, हम इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के टाइम। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि उसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करी जाती हैं जो रिस्पोंडेंट्स को या फिर जिन पर्सन्स ने इसको कंडक्ट करना है इस इन्वेस्टिगेशंस को, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो उस टेक्निक को समझना। ये बहुत ही ईजी टू यूज़ अप्रोच है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनके डीमेरिट्स। फर्स्ट डीमेरिट है इसमें लेस चांस ऑफ एक्यूरेसी। कई बार क्या होता है कि हमने जिनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल हम यही राहुल की एग्जांपल लेते हैं, मैंने राहुल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, मुझे वो पर्सन्स तो मिल गए जिन्होंने मुझे राहुल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन हो सकता है कि वो जो पर्सन्स हैं उनके पास राहुल के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी वो उन्होंने जस्ट अपने जजमेंट के बेसिस पर प्रोवाइड करी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है बायस्ड। कई बार जो विटनेस होते हैं जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हो सकता है वो बायस्ड हो सकता है कि हमने राहुल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है हमने, वो हमें वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो राहुल के फेवर में ना हो, उसको हर बात पर वो क्रिटिसाइज़ करे, तो यहाँ पर भी हमें बायस्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें डाउटफुल कंक्लूजन्स। डाउटफुल कंक्लूजन्स को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो भी एक्यूरेट नहीं है, बायस्ड इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है, उससे जो हमने अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है वो भी अब बायस्ड ही होंगे, डाउटफुल कंक्लूजन्स होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग जो भी डाटा को कलेक्ट करा वो कंप्लीट है, वो एक्यूरेट है, और जो भी रिजल्ट्स हमने उनसे अपने एनालाइज करे हैं वो भी सही होंगे। कई बार विटनेस हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं जिससे हम रॉन्ग कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपको ये जो मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ये क्लियर होगा कि सूटेबिलिटी क्या है, इसकी मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। अब हम टॉपिक को स्टडी करेंगे, डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। हमारे पास मेन ये 4 बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज़ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज़ यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड फोर्थ इज़ कॉस्ट। अब हम 1 बाय 1 इन 4 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन जब हमने कलेक्ट करनी है तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेंट्स होंगे हमें डायरेक्टली उनसे जाकर बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे और उनके आंसर्स को नोट डाउन करेंगे, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यही अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो विटनेस हैं जो, या जो पर्सन्स उस इन्फॉर्मेशन को पोजेस करते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, हम उनसे भी जाकर उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि जिस पर्सन के रिगार्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है उससे डायरेक्टली हम जाकर मिले। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब मैंने आपको बताया पहले ही। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि हमने जिन पर्सन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसके ऊपर हमने टेस्ट करना है, जिनको हमने एनालाइज करना है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, राइट। अगर तो साइज़ छोटा है, स्मॉल साइज़ है, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट
पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 30 स्टूडेंट्स को भी एनालाइज करते हैं 1 बाय 1, तो वो वहाँ पर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही हमारा ये जो साइज़ होगा इन्वेस्टिगेशन का, ये इंक्रीज़ होता रहेगा 40, 50 या फिर 60, 70, जहाँ तक भी ये जाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हर एक के पास जाकर एक एक करके हर डाटा को कलेक्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। हो सकता है कि कोई बहुत दूर रहता है, कोई हमारे बहुत पास रहता है। जो हमारे पास हैं हम उनसे तो ईज़िली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं उन सभी के पास जाकर इतना टाइम लगाकर डाटा को कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए अगर तो हमारा साइज़ छोटा है इन्वेस्टिगेशन का, फिर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करेंगे। अगर तो हमारे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, वहाँ पर हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अगर तो हम डायरेक्ट ओरल मीन्स यहाँ पे पर्सनल है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पर जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हमने बहुत ही अच्छे हैबिट्स और मैनर्स को यूज़ करके क्वेश्चनिंग करनी है। सामने वाला जिनसे हमने क्वेश्चंस को पुट करना है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत ही हार्श नेचर के हैं जो हमसे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, हम इन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इस तरह से हमने उनसे बात करनी है, इस तरह से उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट क्रिएट करना है कि वो हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम उनसे बुरे तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हो सकता है जो विटनेस हमारे पास अवेलेबल हो, हम उससे बहुत ही लीनियंटली बात कर रहे हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा उस पर्सन के रिगार्डिंग। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारी लैंग्वेज का, क्योंकि हम डायरेक्टली उस पर्सन से उससे रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हमें वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसलिए लैंग्वेज को हमने बहुत अच्छे से यूज़ करना है। लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है डिफरेंस का, वो है हमारा कॉस्ट। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। मेरे पास टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने एनालाइज़ करना है, ठीक है। 30 के पास मैं 1 बाय 1 जाऊंगी। कोई हो सकता है बहुत दूर रहता है, उनके पास जाने का खर्चा, फिर वहाँ से आने का खर्चा उसमें इंक्लूड होगा, मेरी मनी इसमें स्पेंड होगी, ठीक है। टाइम लगेगा हमारा बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। रिज़ल्ट्स जो हम उसके बाद एनालाइज़ करेंगे उनको आने में भी टाइम लग सकता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसमें कॉस्ट बहुत कम होती है। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो पर्सन्स हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनसे ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए ये जो मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये लेस कॉस्टली होता है। आई होप आपको यहाँ तक सेकंड मेथड और जो डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स का वो क्लियर हो गया होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।